नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत सॉलिड तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग क्या है, एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके के जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, जो आपकी रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम है जिसमें आपको स्टैटिक जीके आता है, उन सभी को कवर कराने का एक हमारा प्रयास है, जिससे कि आपको आगे वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसमें क्या होगा, बेनिफिशियल होगा और आपकी सब एग्ज़ाम हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी क्या हो, क्रैक हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। क्वेश्चन को हमेशा हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से पढ़ना है। किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। 2 बार पढ़ना है और बहुत अच्छे से करना है। देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कौन सा, देवधर ट्रॉफी। देखिए, भारत में कई सारी डोमेस्टिक ट्रॉफियां होती हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स की होती है, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी का, बहुत अलग अलग स्पोर्ट का। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। एक हमारे क्रिकेटर थे जिनका नाम था डी देवधर, ठीक है। इनके नाम पर ये ट्रॉफी क्या हुई, शुरू की गई। अब ये डोमेस्टिक ट्रॉफी है तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता होगा, बीसीसीआई, ठीक है। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको क्या कराता है, ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रॉफियां होती है, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि बीसीसीआई ने अपना जो 2024 और 25 का कैलेंडर लॉन्च किया है, इसमें देवधर ट्रॉफी को जगह नहीं है। ये ट्रॉफी 2025 24-25 के कैलेंडर में नहीं होगी। ये ट्रॉफी शुरू कब से हुई, तो ये 1973-74 का जो सेशन था, ठीक है, इस सेशन में देवधर ट्रॉफी होना शुरू हुई। शुरू में ये 60 ओवरों का होता था, लेकिन अभी जब ये ट्रॉफी होता था तो कितने ओवर का होता था, 50 ओवरों का होता था। ऐसे ही यदि मैं बात करूं और क्रिकेट की ट्रॉफी की, तो आपने सुना होगा रणजी ट्रॉफी, ठीक है। इसका संबंध भी किससे है, रणजी ट्रॉफी का, क्रिकेट से है। फिर उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, विजय, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी होता है। उसके बाद आपका आईपीएल हो गया, ठीक है। आईपीएल के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल, चैलेंजर ट्रॉफी। ऐसी बहुत सारी ट्रॉफियां जो है वो कौन करवाता है, बीसीसीआई करवाता है। तो ये ट्रॉफी के नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है बेटा वो किससे आएगा, क्रिकेट से आएगा, ठीक है। सन ध्यान रखिएगा, 73 और 74 में क्या शुरू हुई, और 2024 और 25 के कैलेंडर में इसको बीसीसीआई ने शामिल नहीं किया है। चलिए, इसके अलावा हम दूसरी ट्रॉफी की बात करें, जैसे फुटबॉल। फुटबॉल में कौन से कप होते हैं भाई, डूरंड कप, है ना, बहुत पुराना कप है, एशिया का सबसे पुराने कप में गिनती होती है डूरंड कप की। रोवर्स कप, रोवर्स कप का भी रिलेशन किससे है, फुटबॉल से है। उसके बाद में अगर बात करूं सुब्रतो कप, ठीक है, सुब्रतो कप का भी संबंध आपका किससे है बेटा, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। हॉकी की बात करूं तो हॉकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कप है जिसका नाम क्या है, आगा खां कप। इसका संबंध भी किससे है, हॉकी से है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें क्रिकेट का, देख लिया, कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग का संबंध भी किससे है, ये आईपीएल के तरह ही होती है। इसमें टीमों को क्या होता है, खरीदा जाता है। प्रो कबड्डी लीग कबड्डी का होता है। आगा खां कप होता है, ठीक है। बेटन कप, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कौन सा कप, बैटन कप भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। तो प्रश्न अभी हमारा क्या आ रहा है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो राइट आंसर क्या आएगा, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है वो। 1857 की क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी या दतिया। तो 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति भारत के इतिहास के लिए, भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। तो इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांतिकारियों ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो उसमें 1857 की क्रांति में सबसे पहले तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे ने कानपुर और ग्वालियर से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, नीमच से किसने किया, इंदौर से किसने किया। तो इन्होंने कानपुर से किया था, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ कहाँ से नेतृत्व किया था बेटा, ग्वालियर से किया था। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, शिवपुरी में। अब शिवपुरी कहाँ है, शिवपुरी है मध्य प्रदेश में। कहाँ है बेटा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इनकी समाधि है। इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया था। और ये शिवपुरी में एक नेशनल पार्क के अंदर बनी हुई है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है,
माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क बना कब था बेटा, 1858 को। और यहीं पर क्या है, तात्या टोपे की समाधि स्थल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश का शासन दिल्ली पर कब से कब तक रहा। देखिए गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला वंश। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले बैठने वाला वंश कौन सा था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो सबसे पहले हम समझते हैं किस वंश को, गुलाम वंश को। देखिए गुलाम वंश का टोटल शासन रहा था 1206 से लेकर कब तक, 1290 तक। ठीक, इसको दास, देखिए इसके एक नाम और है, इसको दास वंश या मामलुक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दास वंश या मामलुक वंश। ठीक है भैया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब ये जो है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, इसमें जितने भी राजा थे या सुल्तान थे, इनमें से कुछ ही गुलाम थे। बाद में क्या हुआ था, इनकी गुलाम की जो पदवी थी उस पदवी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कुछ गुलाम थे, जैसे टोटल इसका कब से कब तक था, 1206 से 1290 तक। तो इसका जो पहला सुल्तान था उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन रहा। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है, चंद्रमा का देवता। अब देखिए इसका शासन कब से कब तक, 1206 से 1210 तक। अब ये गुलाम किसका था जो इसने गुलाम वंश डाला, तो ये गुलाम था किसका, आपका मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। कब होती है मोहम्मद गौरी की मृत्यु, 1206 में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर एक वंश डलता है, उस वंश का नाम क्या आ जाता है, गुलाम वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किए, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक काम क्या किया भाई, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। कुतुब मीनार बनवाई नहीं थी, कुतुब मीनार बनवाई किसी दूसरे ने थी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, है ना। इनसे कुरान खां बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पूछा जाए कि भाई कुरान खां किसे बोला जाता है, क्योंकि ये कुरान को मीठे स्वरों में पढ़ता था। उसके बाद यदि बोला जाए आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार बनवाया इसने, कुरान खां बनवाया, इसकी मौत कैसे हुई, तो की मौत हुई थी चौगान खेलते हुए। चौगान जो होता है घोड़े पर बैठने वाला, घोड़े पर बैठकर जो पोलो खेला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चौगान बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। मतलब ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी दिल्ली सल्तनत में। बाकी सभी लोगों ने किसकी उपाधि धारण करी थी बेटा, सुल्तान की उपाधि। इसने अपनी राजधानी किससे बनाया, तो इसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। किससे बनाया, लाहौर को। तो 1206 से कब तक रहा, 1210। अब यहां पर आपको एक दिख रहा है 1210 से 1236, तो उसको भी देख लेते हैं कि 1210 से 1236 तक कौन रहा। तो 1210 से 1236 तक रहा था इल्तुतमिश। कौन रहा था, इल्तुतमिश। ये किसका गुलाम था, ये दामाद था, और गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बात कर रहे हैं ना गुलाम वंश, गुलाम वंश मतलब इसमें क्या, एक के बाद एक सब क्या रहे, गुलाम रहे। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने भाई क्या काम किए, देखिए इल्तुतमिश के समय में एक काम कि इसने चालीसा का गठन किया था। किसका गठन किया, एक तुर्क लोगों का, एक 40 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसको क्या बोला उसने, चालीसा बोला। इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी लूटा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर पर भी इसने क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, इसकी बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। ये बात भी हम ध्यान रख सकते हैं कि इनकी बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश का काम था 1210 से लेकर 1236 कुतुब मीनार को पूरा करवाया। मतलब फाइनल जो कुतुब मीनार का उद्घाटन किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है किसको, इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि इसने राजधानी लाहौर से कहां ट्रांसफर करी थी, दिल्ली। लाहौर राजधानी किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बनाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासन मतलब राजा हुआ, गुलाम वंश का संस्थापक हुआ, लेकिन दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने लाहौर से राजधानी कहाँ ट्रांसफर करी थी, दिल्ली करी थी। इसके बाद देखें, इसके बाद 1236 से 1240 का काम दिख रहा है। तो 1236 से लेकर 1240 तक रही थी इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा क्या नाम है ये भाई, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के समय में क्या है, देखिए क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान के समय लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता था। कौन सा वस्त्र, लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता था।
क्योंकि ये क्या है, पूरा मतलब लाल कपड़े पहनकर और दरबार में आती थी, लाल कपड़े, पूरे सब लोग जितने भी थे लाल कपड़े पहनते थे, और लाल रंग जो था वो न्याय का प्रतीक होता था। इल्तुतमिश के समय में भी होता था, लेकिन फेमस किसके समय में हुआ, रजिया सुल्तान के समय, 1240 में। 1240 में हरियाणा के कैथल में इसकी डाकुओं द्वारा क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और ये भारत की पहली महिला शासिका है। अगर क्वेश्चन आए कि भाई भारत की पहली महिला शासिका का खिताब किसके पास है, तो वो किसके साथ है, रजिया सुल्तान। ठीक है, 1236 से 1240। ठीक है, लेकिन ये गुलाम नहीं थी। गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। ये इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। ठीक है, अब देखते हैं 1240 की जगह इसको 1265 करिए। ठीक है, 1265 से 1287 तक एक और रहा जो गुलाम रहा, जिसका नाम क्या था, बलवन। क्या नाम था, बलवन। बलवन के 2-3 काम बहुत फेमस है जो एग्जाम में आते हैं। इसने एक प्रथा शुरू करी थी बेटा, जिस प्रथा का नाम क्या था, सिजदा। और एक प्रथा क्या थी, पायबोस। ठीक है, मतलब राजा से यदि दरबार में मिलना है तो आपको उसका सिजदा करना है, और आपको क्या करना है, पायबोस करना है। ईरानी त्यौहार नौरोज, ठीक है, नौरोज को मनाना इन्हें किसने शुरू किया था, बलवन ने शुरू किया था। तो ये कुछ थे जो क्या थे, गुलाम थे। बाद में जाके गुलाम वंश की जो पदवी है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, गुलाम वंश का शासन दिल्ली पे कब से कब तक रहा। राइट आंसर क्या है इसका, 1206 से 1290। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, वेयर इज पिंजौर गार्डन लोकेटेड। पिंजौर गार्डन कोलकाता, अहमदाबाद, हरियाणा या नागपुर। देखिए पिंजौर गार्डन जो है बेटा वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। और ये मुगल स्थापत्य शैली, मुगल शैली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये किसके समय में बना था, ये औरंगजेब के समय में बनाया था। किसके समय में बना था, औरंगजेब के समय में। ठीक है, औरंगजेब और उसके भाई किदवई खान, ठीक है, किदवई खां द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं। अभी जो नाम है वो क्या है, यादवेंद्र गार्डन। क्यों, क्योंकि जो राजा थे, ठीक है, हरियाणा के राजा थे, है ना, राजा यादवेंद्र सिंह। ठीक है, राजा यादवेंद्र सिंह, उन्हीं के नाम पर अब इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसका क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। लेकिन पिंजौर गार्डन जो बनवाया था वो मुगल शैली का, मतलब देखो मुगलों ने बहुत सारे गार्डन बनवाए, उसमें से एक बहुत फेमस गार्डन है पिंजौर गार्डन। पूछ सकता है कि भाई मुगल शैली का सबसे अच्छा गार्डन कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, पिंजौर गार्डन। किसने बनवाया, औरंगजेब ने और उसके भाई जो कि एक आर्किटेक्टर था किदवई खान ने मिलकर बनवाया। अब इसका राजा यदवेंद्र सिंह ने क्या करवाया, पुनरुद्धार करवाया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, यादवेंद्र गार्डन के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो भटनागर पुरस्कार जो है ये शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिया जाता है। साहित्य, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी या संगीत। तो देखिए भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है वो विज्ञान एवं तकनीकी से। किससे है बेटा, विज्ञान एवं तकनीकी से। ये पुरस्कार जो है ये CSIR द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, CSIR। ठीक है, अब इसका हेड ऑफिस कहाँ है CSIR का, तो ये भी ध्यान रखिए CSIR कितना है, दिल्ली में। ये 45 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट को दिया जाता है, जिनकी उम्र कितनी है, 45 वर्ष। इसमें 5 लाख रुपए और क्या दिया जाता है बेटा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है वो किससे आ रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी से। ये किसके द्वारा दिया जाता है, CSIR द्वारा। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, 3 मई, 6 मई, 8 मई या 15 मई। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 8 मई। अब ये रेड क्रॉस एक संस्था है बेटा, क्या है, एक संस्था है रेड क्रॉस। इसका काम क्या है, इसका काम जैसे ऐसे देश जो भूकंप से पीड़ित हैं, ठीक है, ऐसे देश जो आपातकाल जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे देश जो किसी भूकंप, बाढ़ या युद्ध में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना, उनके लिए संरक्षण देना, उसके लिए काम करती है। तो ये जो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, हेनरी ड्यूरेंट। क्या नाम था उनका, हेनरी ड्यूरेंट की। तो हेनरी ड्यूरेंट की जयंती पर मनाया जाता है। इनको 1901 में
है ना, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये हमें पता है। तो 1901 में शांति के लिए पाने वाले अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, हमने पढ़ा है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। तो 1901 में शांति के लिए पाने वाले नोबेल पुरस्कार पहले व्यक्ति कौन थे, हेनरी ड्यूरेंट, उन पर यह दिया जाता। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, रेड क्रॉस का जेनेवा में। भारत में रेड क्रॉस की शुरुआत कब से हुई थी, 1920 से, ध्यान रखिएगा। भारत में रेड क्रॉस की शुरुआत कब से हुई थी, 1920 में हुई थी भारत में। और वैसे विश्व का, वर्ल्ड का रेड क्रॉस का हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा में। ये किसकी जयंती पर है, हेनरी ड्यूरेंट की। और ये कब होती है, 8 मई को। और रेड क्रॉस का काम क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि जितने भी आपातकालीन वाली स्थिति वाले देश हैं, या जितने भी देश जो किसी संकट से गुजर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, सामाजिक संकट हो, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, कुछ भी हो सकता है, तो उनके लोगों के हितों का संरक्षण करना किसका काम है, रेड क्रॉस का। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया, ब्राजील, वेंगुला या लेब्राडोर। तो इसका सही आंसर आएगा कौन सी गर्म जलधारा है, ब्राजील। बाकी ये सभी जलधाराएं क्या है बेटा, ठंडी जलधारा। देखिए ध्यान रखिएगा, जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है, ध्रुवों की ओर, वो क्या होता है, गर्म होती है। वो क्या होती है बेटा, गर्म होती है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से किस ओर जा रही है, ध्रुवों की ओर, वो क्या होंगी, गर्म होंगी। और जो रेखा ध्रुवों से कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की ओर, तो ये जो होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो इनमें से जो है, ये कैलिफोर्निया ठंडी है, वेंगुला ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है। गर्म जलधारा कौन सी है, ब्राजील। मतलब विषुवत रेखा से किस ओर जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। क्रिस गेल, ग्रीम स्मिथ, हर्षल गिब्स। देखिए क्रिस गेल जो है वो वेस्ट इंडीज के हैं, ग्रीम स्मिथ साउथ अफ्रीका, हर्षल गिब्स, ये गिब्स होगा, हर्षल गिब्स जो है वो कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के। तो T20 विश्व कप, अगर T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हुआ था कब बेटा, 2007 में। पहली विजेता कौन था, इंडियन टीम थी, MS धोनी की कैप्टनसी में जीते थे हम लोग। ठीक है, तो इसी में 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप का सबसे पहला शतक लगाया था किसने, क्रिस गेल ने। मतलब T20 विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी क्रिस गेल थे, और ये किस देश के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सुरेश रैना एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना, जिन्होंने T20 वर्ल्ड, ऐसे तो बहुत सारे शतक लगे हैं, लेकिन बात यहाँ पर मेंशन क्या हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, सुरेश रैना। लेकिन पहला शतक लगाया था किसने, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया था। चित्रकला की गंधार शैली और चित्रकला की मथुरा शैली, ठीक है, इसका जो सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया, कौन सा संप्रदाय था। बहुत सारे संप्रदाय थे, जैसे हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव, है ना, वैष्णव शिव। तो इसका सही आंसर क्या है, महायान संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आएगा, महायान संप्रदाय। अब ये चित्रकला की गंधार शैली क्या है, देखिए इसका जन्म किस समय हुआ हम वो देखते हैं। तो चित्रकला की गंधार शैली और मथुरा शैली को कनिष्क के समय में माना जाता है। किसके समय में, कनिष्क किस से संबंधित है, कुषाण वंश से। कौन से संबंधित है, कुषाण से संबंधित थे। तो कनिष्क के समय में गंधार शैली और मथुरा शैली का हुआ। इसमें भगवान बौद्ध के, है ना, अलग अलग उनके क्रियाओं के एक बहुत सारी चित्र बनाए गए, बहुत सारी चित्रकला बनाई गई। जैसे कि मैं अगर गौतम बुद्ध के बात करूं तो गौतम बुद्ध के जो मतलब अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उनके घर छोड़ने की घटना महाविनिष्क्रमण क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण। और महाविनिष्क्रमण के बारे में इस शैली में बताया गया है, ठीक है, चित्रकला की। उसके बाद उनके ज्ञान प्राप्त को हम क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। जो 35 वर्ष की उम्र उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद उनकी एक घटना जो सारनाथ की है उसको क्या बोलते हैं हम, धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। तो इससे रिलेटेड जो है, ठीक है, उनकी जो मतलब साधना वाली जो स्थिति है या उनका जो एक चित्रकला है कि भाई उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन कैसे किया, निर्वाण कैसे हुआ, महापरिनिर्वाण कैसे हुआ, उससे रिलेटेड है गंधार शैली और मथुरा शैली। और इसका जो सूत्रपात है वो किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति
मूर्ति पूजा भी सबसे पहले शुरू हुई थी किसके समय में? कनिष्क के समय में। मूर्ति पूजा भी किसके समय में सबसे पहले शुरू हुई थी बेटा? कनिष्क के समय में। तो चित्रकला की गंधार शैली का जो सूत्रपात हुआ है वो हुआ है किसके समय में? महायान संप्रदाय। उसमें भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण सभी से रिलेटेड क्या है? चित्र दर्शाए गए। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ते चलिए। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? बाबर द्वारा किया गया वह युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। बाबर मतलब बाबर कौन? मुगल वंश के संस्थापक। पानीपत, चंदेरी, घाघरा या खानवा। तो बाबर द्वारा किया गया वह युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम क्या है बेटा? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा जल और थल पर लड़ा गया था। अब मैं बात करता हूं बाबर मुगल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक। ये चारों युद्ध उनके द्वारा लड़े गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1529 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस अफगान। किसके बीच हुआ था? अफगानों के बीच हुआ था। और अफगानों में नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, महमूद लोदी ने। किसने नेतृत्व किया था? महमूद लोदी ने। ठीक है, ये बात भी हम ध्यान रख सकते हैं। मतलब घाघरा का जो युद्ध है वो जल और थल पर लड़े जाने वाला पहला युद्ध है जो 1529 में लड़ा गया। उसके बाद मैं करूं अगर बात आपसे पानीपत की, तो पानीपत का जो युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बीच हुआ था बेटा? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। और ध्यान रखिएगा, यहीं से इस युद्ध को जीतने के बाद ही कौन सा वंश शुरू हुआ मध्यकालीन भारत में? मुगल वंश। और मुगल वंश चला कब से कब तक? 1526 से लेकर 1857 तक। 1857 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की हत्या के बाद मुगल वंश की क्या हुई? समाप्ति हुई। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 तक रहा। बाबर वर्सेस किसके बीच? इब्राहिम लोदी। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। बाकी कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो युद्ध करते हुए मारा गया। सबकी क्या हुई थी? नेचुरल डेथ हुई थी। तो एकमात्र सुल्तान जो युद्ध करते हुए मारा गया। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बांटा था। और उस सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख। क्या नाम था? है ना, शाहरुख नाम का एक चांदी का क्या बंटवाया था? सिक्का बंटवाया था। और इसी में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण करी थी बेटा? कलंदर की उपाधि। कौन से? पानीपत के युद्ध से। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पानीपत का युद्ध हमारा हो गया। ठीक है, घाघरा हो गया हमारा। अगला युद्ध आता है कौन सा? चंदेरी। देखो चंदेरी में हम देख लेते हैं खानवा। खानवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1527 में। किस किस के बीच हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा की इसमें हार हुई। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा, खानवा का युद्ध। और इस युद्ध को बाबर ने नाम दिया क्या? जिहाद। क्या नाम दिया? जिहाद। पूछा जाता कि किस युद्ध को बाबर ने जिहाद नाम दिया, तो वो युद्ध कौन सा होगा? खानवा का युद्ध। और इस युद्ध में बाबर ने एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम क्या था? गाजी। तो गाजी की उपाधि उसने कहां से धारण करी? खानवा से। कलंदर की उपाधि कहां से धारण करी? पानीपत में। काबुल में सिक्के बंटवाए कौन से युद्ध से? पानीपत के युद्ध से। तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम क्या था? खानवा। अब चंदेरी की बात करते हैं। तो चंदेरी का जो युद्ध था ये हुआ था बेटा 1528 में। कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1528 में। ये युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। किसके बीच? बाबर वर्सेस चंदेरी के राजा मेदिनी राय। इसमें मेदिनी राय की हार हुई और बाबर ने कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध भी जीत लिया। अब मृत्यु की बात करें तो देखिए ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद आगरा के आराम बाग में क्या किया गया? दफनाया गया। लेकिन बाद में एक राजा आया जो इनका एक खास था, शेरशाह सूरी नाम था। क्या नाम था? है ना, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच भी कई युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने ये कब्र को आगरा के आराम बाग से निकाल कर कहाँ ले गया? काबुल में ले गया। तो 25 दिसंबर 1530 की बाबर की मृत्यु हुई। दफनाया कहाँ गया? आगरा के आराम बाग में। शेरशाह सूरी ने इनकी कब्र को कहाँ ले गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो हमको इसको ध्यान रखना है। तो बाबर द्वारा लड़ा गया वह युद्ध जो जल पे भी लड़ा गया था और थल पे। देखो बाकी ये सब युद्ध थल पे ही लड़े गए थे, लेकिन जो घाघरा का युद्ध है, बैटल ऑफ घाघरा, बाबर वर्सेस अफगान, ये कहाँ जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक किस सागर में है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो देखो महासागर में द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस में है? प्रशांत महासागर में। लगभग यहाँ 20,000 से ज्यादा क्या है? द्वीप है। 20,000 से ज्यादा द्वीप है। और गर्त कितने हैं? 33 गर्त हैं। कितने गर्त हैं? 33 गर्त का पता चला है अभी तक। सबसे बड़ा जो गर्त है, ध्यान रखिएगा, उस गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। क्या नाम है इसका? मेरियाना गर्त। और ये मेरियाना गर्त की जो मतलब डीप में जितना है वो कितना है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर क्या है? मेरियाना गर्त है। तो सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो वो किस महासागर में मिलेंगे? प्रशांत महासागर में। लगभग कितने द्वीप हैं इस यहाँ पर? 20,000। और गर्त कितने पता चले? 33। मेरियाना गर्त इसकी कितनी है? 1,033। एग्जाम में आ सकता है कि मेरियाना गर्त कितना मतलब नीचे है, कितना अंदर है, तो वो कितना है? 11,033 मीटर। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? बताएं इस क्वेश्चन को। क्या आंसर इसका हो सकता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, काकोरी कांड, चोरी चोरा या साइमन रिपोर्ट? देखो गांधी जी, सबसे पहले तो हमने देखा है कि गांधी जी भाई कब? आपके 1915 में। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। किस घटना से प्रभावित होकर? देखिए 1919 में एक कांड हुआ था, सबको मालूम है, क्या नाम था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इससे प्रभावित होकर जलियांवाला हत्याकांड, तो इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने क्या किया था बेटा? एक आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखिएगा कब शुरू किया था? 1920 को। और खत्म कब किया? खत्म किया उन्होंने 12 फरवरी 1922 को। इसके नाम से शुरू हो रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब क्या? कि हमें किसी भी तरीके से अंग्रेजों को क्या नहीं करना है? सहयोग नहीं देना है, हम उनको क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, 12 फरवरी 1922 को खत्म होता है। कारण था चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा नामक स्थान है, कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में। और इस उत्तर प्रदेश में जो थे क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी और उसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? मौत के शिकार हो गए थे, आग में जल गए थे। तो उससे गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने, ये घटना जो हुई थी चोरी चोरा की, ये हुई थी बेटा 5 फरवरी 1922 को। और इससे प्रभावित होकर 12 फरवरी को उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं असहयोग आंदोलन को क्या लेता हूं? वापस लेता हूं। मैं असहयोग आंदोलन को क्या लेता हूं? वापस लेता हूं। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया वो घटना कौन सी थी? चोरी चोरा की। अब जैसे कि मैं बात करूं इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था कब? 1930 में। डेट मैं आपको बता देता हूं, 12 मार्च। दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा है कि गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ, है ना, 78 समर्थकों के साथ जो साबरमती आश्रम था उनका, साबरमती आश्रम से लेकर बिहार के दांडी तक, ठीक है, उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर बिहार के दांडी तक यात्रा, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो क्या हुआ था? शुरू हुआ था। काकोरी कांड, काकोरी कांड की डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को। काकोरी नामक स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था। और उस खजाने को लूटने पर जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन सबको क्या दी गई? फांसी दी गई। तो ये काकोरी नामक जो रेलवे स्टेशन है ये भी कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, साइमन रिपोर्ट की बात करें, साइमन रिपोर्ट आई थी। देखिए अब बात करते हैं किसकी? साइमन रिपोर्ट की। तो साइमन रिपोर्ट आई थी बेटा कब? साइमन रिपोर्ट आई थी आपकी 1927 में। इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? सर जॉन साइमन। अब ये साइमन रिपोर्ट क्या थी? ये क्यों आए थे? ये आए थे भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए। ठीक है, कि भारत में कैसे हम संवैधानिक सुधार करें। लेकिन इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। क्यों लगे भाई? साइमन रिपोर्ट का, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का इसका विरोध हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और भारतीयों की क्या मांग थी? भारतीयों की ये मांग थी कि इसमें 3 सदस्य तो क्या हो?
भारतीय हो तो आप कैसे संविधान सुधार करोगे? आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप तो ब्रिटेन से आए हो। कम से कम इसमें कितने लोगों को शामिल करो, 3 भारतीयों को शामिल करो। तो इसी का विरोध करते हुए हमारे क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय पर क्या किया था? लाठीचार्ज किया था। इनकी एक बुक ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लाला लाजपत राय की, अनहैप्पी इंडिया। और एक बुक का नाम और मैं बता देता हूँ, आर्य समाज। ये दोनों बुक जो हैं ये किसकी बुक है बेटा? लाला लाजपत राय की। तो किस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? कौन सी घटना? चोरी चोरा। ठीक है, बाकी हम ये सब घटनाओं के बारे में भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन की बात हो रही है। रेणुका सिंह, हरमप्रीत कौर, ये भी रेणुका ही सिंह है ना, 2 बार हो गया, शेफाली वर्मा। तो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है वो कौन है? हरमप्रीत कौर। अभी वर्तमान में 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक यूएई में हमारा क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, भारत ने अभी तक एक भी बार T20 महिला वर्ल्ड कप नहीं जीता है। सबसे ज़्यादा महिला वर्ल्ड कप जीतने के रिकॉर्ड की यदि मैं बात करूं तो 5 बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ये पहले होने वाला कहाँ था बेटा? ये पहले होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में जो गृह युद्ध चल रहा है, अशांति फैली हुई है, तो उसको लेकर इसको कहाँ ट्रांसफर किया गया? यूएई में। तो वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो कौन है? हरमप्रीत कौर। ठीक है, चलिए अगला, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, है ना, कई सारे आयोग राष्ट्रपति बनाता है, बहुत सारे आयोग हैं। तो उसमें से एक आयोग है जिसका नाम क्या है? सरकारी आयोग। न्यायिक सुधार, चुनावी सुधार, है ना, केंद्र राज्य संबंध या वित्तीय सुधार, ये किससे रिलेटेड है भाई सरकारी आयोग? तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केंद्र एवं राज्यों के संबंध। देखिए सरकारी आयोग जो है उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें जो केंद्र सरकार है, भारत की सरकार, और जो राज्यों की सरकार, इन दोनों के बीच क्या हो? सामंजस्य हो। अब ये दोनों ही मान लो लड़ने लगेंगे तो वो कैसे विकास होगा भाई? पता चल रहा है कि भारत सरकार किसी केंद्र सरकार को पैसा ही नहीं भेज रही। इन दोनों के बीच टैक्स को लेकर लड़ाई है कि भाई टैक्स का पैसा कितना भारत सरकार रखेगी, कितना राज्य सरकार रखेगी। मान लीजिए दोनों के बीच लड़ाई है तो केंद्र सरकार ने कुछ योजना लागू करी, राज्य सरकार उस योजना को लागू नहीं कर रही। तो दोनों के बीच एक अच्छा संबंध हो, दोनों के बीच क्या हो? एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन हो, जिससे वो आगे भी क्या कर सके, देश के लिए विकास कर सके, काम कर सके। तो उसके लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम क्या था? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जो गठित हुआ था बेटा, ध्यान रखिएगा 1983 को। कब गठित हुआ था? 1980। ये सरकारिया जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य क्या थे? न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये जो गठन हुआ था ये कब हुआ था भाई? 1983 में हुआ था। इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध। इन्होंने एक सिफारिश करी थी बेटा, इन्होंने सिफारिश करी थी कि आप अंतर्राज्यीय परिषद बनाएं। क्या बनाएं? अंतर्राज्यीय परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद ही केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या करेगी? कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा करेगी। तो अंतर्राज्यीय परिषद को बाद में संविधान में डाला गया, और ये संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 263 में। ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 263 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? ये क्वेश्चन भी आ गया। इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, और जितने भी सदस्य होते हैं वो हर राज्यों के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन रहेगा भाई? आपका भारत का प्रधानमंत्री। संविधान के आर्टिकल किसमें है? 263 में। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या आता है कि ये जो केंद्र राज्य संबंध है इससे रिलेटेड और भी समितियां हैं, है ना, जैसे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजा मन्नार समिति। कभी कभी पूछ लेता कि बताइए फलाना फलाना समिति का संबंध किससे है, तो हमें पता होना चाहिए किससे है। तो जैसे कि हम केंद्र राज्यों के बीच में, ज़्यादातर इससे रिलेटेड ही एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अब इसका गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो इसका गठन हुआ था 1966 में। इसका संबंध भी किससे है भाई? इसका संबंध भी किससे है? केंद्र राज्य संबंध है। इसके बाद मैं सेकंड पे बोलूं, राजमन्नार समिति,
अब बोले भाई राजा मन्नार समिति का संबंध किससे है, तो वो भी केंद्र एवं राज्यों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, उससे रिलेटेड संबंध है। ये समिति कब आई थी भाई, 1969 में आई थी। इसके बाद मैं आपसे बोलूँ सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग अभी हमने क्वेश्चन में ही देखा, तो सरकारिया आयोग का भी संबंध किससे है, सरकारिया आयोग का भी संबंध है आपका किससे, केंद्र राज्य संबंध से। उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि बताइए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला तो कब आया था 1966 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अब ये पूछ ले आपसे, तो ये जो है आपका कब आया था, 2005 में। कब आया था, 2005 में। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में सन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं बोलूँ एक और आयोग था पुंछी आयोग, है ना, क्या नाम था इसका, पुंछी आयोग। वो पुंछी आयोग कब आया था, 2007 में। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखिए कि भाई प्रथम, ये जो आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये आयोग कब आया था, 1966 में आया था। राजा मन्नार समिति है 1969 में बनी थी। सरकारी आयोग अभी हमने देखा 1983, द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005, और पुंछी आयोग कब आया, 2007। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, और ध्यान रखिएगा इन सभी का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध है। सरकारी आयोग का संबंध भी किससे आएगा, केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, सुंदरगढ़ मयूरगंज की खदानें कहाँ स्थित है। देखिए ये जो मेन खदानें हैं बेटा, ये किससे रिलेटेड है, कोयले से। किससे रिलेटेड है, कोयले से रिलेटेड है। अब ये जो खदानें हैं ये कहाँ है, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो ये जो खदानें हैं यहाँ कौन सी हैं, उड़ीसा में। भारत जो है वो कोयले का कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा बड़ा उत्पादक देश है, तीसरा, ठीक है। चीन, अमेरिका, और फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका, भारत आता है। भारत में ध्यान रखिएगा हेमेटाइट नाम का, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, हेमेटाइट नहीं, इसमें क्या आएगा आपका, भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है वो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उसमें से एक प्रकार का कोई सा कोयला निकलता है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो सुंदरगढ़ और मयूरगढ़ की जो मयूरगंज की खदान है वो कहाँ पर है बेटा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। और ये किससे रिलेटेड है, कोयले से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वंशधारा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। वंशधारा नदी किस राज्य से, तो देखिए वंशधारा नदी जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन निकलने का जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, उड़ीसा। तो वंशधारा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से। और वंशधारा नदी के जल को लेकर भी क्या है, एक विवाद है, ठीक है। और उस विवाद का निपटारा जो है अंतर्राष्ट्रीय जल बोर्ड, वो राष्ट्रीय जल बोर्ड करता है। तो वंशधारा नदी किस राज्य से होकर गुजर रही है, उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश से भी होती है। इसके जल को लेकर जो है वो काफ़ी विवाद है, किसका जल उड़ीसा रखेगा कि कितना % इसके जल को कौन रखेगा, आंध्र प्रदेश रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाउल इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या असम। तो देखिए बाउल जो है वो आपका लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है भाई, पश्चिम बंगाल का। ध्यान रखिएगा बाउल जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है आपका, पश्चिम बंगाल। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने करी थी, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी, गुरिल्ला युद्ध, ठीक है, जिसमें छापा मार युद्ध होता है, पीछे से मारकर भाग जाने वाली नीति होती है ना। एक ये टेक्निक है युद्ध लड़ने की, और उस टेक्निक के जो माना जाता है संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब और मुगलों के खिलाफ, ठीक है, इसको क्या किया था, अपनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी ने, ठीक है, किस क्रांतिकारी ने ये गुरिल्ला नीति यूज करी थी, तो उनका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था, ध्यान रखिएगा, उदय सिंह ने गुरिल्ला नीति का उपयोग किया था। लेकिन गुरिल्ला नीति का सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था, शिवाजी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है ऐसा व्यक्ति करता है। तो देखिए क्या राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति।
भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और ये अध्यक्षता करते हैं लेकिन उसके क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे तब वो इस राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वहां से उनको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, विधानसभा के चुने जाते हैं, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, संसद के, ये इसके राज्यसभा के जो सदस्य उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। चलिए, इनमें से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? कौन सी नदी का बेसिन जो है वो सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो बेसिन है वो आपका आएगा कौन सी नदी का बेटा, कावेरी नदी का। कावेरी नदी का बेसिन जो है वो क्या आएगा, आपका सबसे बड़ा बेसिन आएगा। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास रही थी। इसमें मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा कंटेंट निकाल पाएँ और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच।